एक बहुत पुरानी कहावत है कि पहुँच गए मंजिल तक उन्हें ज़रा भी नाज़ नहीं। मतलब जो लोग मंजिल तक पहुँच गए हैं वो घमंड नहीं करते हैं, मगर जो चले नहीं 2 कदम वो रफ़्तार की बात करते हैं। यानी कि जो आलसी व्यक्ति हैं, किसी कर्म के नहीं, किसी काम के नहीं हैं, वो ज़्यादा जो है बातें करते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो उखाड़ लिया। तो उसीलिए जो है देखिए अपने अंदर थोड़ा-सा धैर्य, गंभीरता लाइए और अपने काम के प्रति ईमानदार रहिए और अपनी मंजिल तक पहुँच जाइए, ठीक है? नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 6 मार्च के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। और देखिए आज के वीडियो में टोटल हम 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। देखिए ये सभी करंट अफेयर आपके सभी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही सिलेक्टिव और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और देखिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में पहले स्थान पर कौन सा शहर है। तो देखिए ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में पहले स्थान पर आपका बेंगलुरु है। देखिए जो आपका ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम के लिए। और ये हर साल जो है देखिए कोई भी वर्ष अगर पूरा हो गया, जैसे कि 2020 पूरा हो चुका है और 2020 का जो डाटा था, ठीक है, उस पर खूब एनालिसिस किया गया और फिर इस सूचकांक यानी कि ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स को बनाया गया। तो देखिए ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जो आपका है 2020, ठीक है, इसमें कुल 111 शहरों की सूची तैयार की गई। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में कितने शहरों पर जो है डाटा लेकर इस इंडेक्स को जारी किया गया है, तो इन शहरों की संख्या है 111। और इस 111 शहरों की सूची में बेंगलुरु जो है ये पहले स्थान पर है। यानी कि रहने के लिए सबसे बेस्ट शहर भारत में कौन सा है, बेंगलुरु है। और पुणे इसमें दूसरे स्थान पर है, अहमदाबाद तीसरे स्थान पर है। अहमदाबाद गुजरात में है और पुणे महाराष्ट्र में है और बेंगलुरु तो आपको पता है कर्नाटक में, ठीक है। देखिए जो आपका ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 है, तो इसको जो है निम्नलिखित दो श्रेणियों में मतलब इसमें शहरों को रैंकिंग दी गई। पहला श्रेणी आपका था मिलियन प्लस। मिलियन प्लस श्रेणी जो है देखिए जिनकी आबादी यानी कि जिन शहरों में आबादी 1 मिलियन से अधिक है उनको मिलियन प्लस शहर कहा गया। और मिलियन से कम यानी कि लेस देन मिलियन आबादी वाले शहरों की जो सूची बनाई गई, जिन शहरों में आबादी 1 मिलियन से कम है, ठीक है। और देखिए जो एक खास बात और है, एक ऐसा भी राज्य है जिसके किसी भी शहर को इसमें शामिल नहीं किया गया है डाटा चुनौती यानी कि डाटा चैलेंज के कारण। देखिए जो आपका पश्चिम बंगाल राज्य है, ठीक है, तो पश्चिम बंगाल राज्य से कोई भी शहर इस सूचकांक में इस बार शामिल नहीं हुआ है। इसको याद रखिएगा, यानी कि इसके डाटा जो है वो मतलब क्लियर नहीं थे पश्चिम बंगाल के, इसलिए ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में पश्चिम बंगाल शहर के किसी भी शहर को शामिल नहीं किया गया। यहाँ पे जो आपको एक एक लाइनें दिख रही हैं वो एक एक प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ पे इस पेज पे आपको कम से कम आपका टोटल 6 प्रश्न तैयार हो गया, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और देखिए ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में जो आपकी ये दो श्रेणियाँ बनाई गई हैं, मिलियन प्लस श्रेणी और मिलियन से कम श्रेणी। तो इसको शार्ट में जो है ऐसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए मिलियन प्लस श्रेणी में बेंगलुरु इस श्रेणी में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरा है। इसके बाद क्रमशः पुणे है, फिर अहमदाबाद है, फिर चेन्नई है, फिर सूरत है, नवी मुंबई है, कोयम्बटूर है, बड़ोदरा, इंदौर और ग्रेटर मुंबई का स्थान जो है क्रमशः है, ठीक है। तो पहले स्थान पर बेंगलुरु है और इसके बाद फिर दूसरे तीसरे चौथे मतलब जो भी है यहाँ पे आपको क्रम दिख रहा है। मिलियन से कम श्रेणी में देखिए इस समूह में जो है हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला को ईज ऑफ लिविंग में सर्वोच्च स्थान दिया गया है। यानी कि जिन शहरों की आबादी 1 मिलियन से कम है उस श्रेणी में शिमला को पहला स्थान मिला है और उसके बाद फिर भुवनेश्वर को दूसरा, सिलवासा को तीसरा, चौथा स्थान काकीनाडा, पांचवा सलेम, छठवां वेल्लोर, सातवां गांधीनगर, आठवां गुरुग्राम, नौवां दावणगेरे और 10वां तिरुचिरापल्ली, ठीक है। इन सभी की रैंकिंग याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट लिए फिर आगे बढ़ते हैं। और दूसरा प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को मिलेट का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। देखिए मिलेट मतलब हो गया मोटे अनाज, ठीक है, मोटे अनाज मतलब ज्वार बाजरा ये सारी चीज़ें हो गई, मक्का हो गया, ठीक है, मोटे अनाज जिनको कहते हैं हम। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2023 के वर्ष को जो है मिलेट का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। ये आप अपने भेजे में घुसा लीजिए क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा और बाद में मत कहिए कि मैंने बताया नहीं। तो मिलेट का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष यानी कि मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है 2023 को, किसके द्वारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। देखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सर्वसम्मति से
भारत के द्वारा प्रायोजित एक प्रस्ताव को अपनाया और फिर 70 से अधिक देशों ने 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष यानी कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स जो है घोषित किया। देखिए, मोटे अनाजों के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2023 नामक प्रस्ताव को भारत के द्वारा बांग्लादेश, केन्या, नेपाल, नाइजीरिया, रूस और सेनेगल के द्वारा शुरू की गई पहल थी और 70 से अधिक देशों के द्वारा ये जो है सह प्रायोजित किया गया था। तो भारत ने इस प्रस्ताव को दिया था कि भैया मोटे अनाजों को भी सम्मान दो, इसलिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जो है 2023 को मिलेट का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। ठीक है। देखिए, तीसरा प्रश्न हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न है कि किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा का गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिया गया। देखिए, गोल्डन ग्लोब अवार्ड ऐसा अवार्ड है, लगभग सभी एग्जाम में, हर पेपरों में आपको छपा मिलता है हर साल जब भी एग्जाम आप देने जाते हैं। तो देखिए, ये मूवी आपकी है मिनारी। और मिनारी किस प्रकार की मूवी है? देखिए, अमेरिका के अरकानसस राज्य में आकर बसे एक प्रवासी कोरियाई परिवार की कहानी है मिनारी। और इसको क्या दिया गया है? गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिया गया है सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म का। इसको आप हर हालत में रखिएगा, ये सभी पेपरों में आपको छपा मिलेगा। देखिए, 2020 का थोड़ा सा करंट अफेयर हम रिवाइज कर लेते हैं इसके साथ में। देखिए, 2020 में क्या हुआ था, एक दक्षिण कोरियाई फिल्म थी पैरासाइट। इसने जो है ऑस्कर पुरस्कार जीता था और सब लोग चौंक गए थे, यार दक्षिण कोरिया की कोई फिल्म कैसे ऑस्कर पुरस्कार जीत सकती है। तो दक्षिण कोरियाई फिल्म पैरासाइट ने जो है ऑस्कर पुरस्कार जीता था 2020 में। और ये ऑस्कर के इतिहास में पहला मौका था जब किसी विदेशी फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला था। तो पैरासाइट को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला था और इसको बनाया था एक दक्षिण कोरियाई निर्देशक ने। ये दक्षिण कोरियाई फिल्म थी। तो इस 2020 के करंट अफेयर को याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है। चौथा प्रश्न है कि 78वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड में किस फिल्म को बेस्ट पिक्चर ड्रामा का पुरस्कार दिया गया। तो देखिए, 78वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड समारोह में जो है बेस्ट पिक्चर ड्रामा का अवार्ड नोमैड लैंड को दिया गया है। देखिए, 78वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो है इसमें क्लोई झाओ द्वारा निर्देशित फिल्म जो आपका नोमैड लैंड है, इसको बेस्ट पिक्चर ड्रामा का अवार्ड दिया गया है। यानी कि सीधे सीधे हम कह सकते हैं एक फिल्म है जिसका नाम है नोमैडलैंड और इसको निर्देशित किसने किया है? क्लोई झाओ ने। ठीक है। और इसको क्या मिला है? बेस्ट पिक्चर ड्रामा का अवार्ड। कहाँ पर? 78वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड समारोह में। पांचवा प्रश्न की हाल ही में हिंद महासागर क्षेत्र में सैन्य और व्यापारिक नौसेना के जहाजों की गतिविधियों की निगरानी के लिए डीआरडीओ के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह विकसित किया गया। तो देखिए, इस उपग्रह का नाम है सिंधु नेत्र। याद रखिएगा, हिंद महासागर क्षेत्र में सैन्य और व्यापारिक नौसेना के जहाजों की गतिविधियों की निगरानी के लिए डीआरडीओ के द्वारा अभी हाल ही में जो है एक उपग्रह विकसित किया गया, इसका नाम है सिंधु नेत्र। और अब जो है भारत हिंद महासागर क्षेत्र में चीन और पाकिस्तान की जो नापाक हरकतें हैं उस पर निगाह रखेगा इस सिंधु नेत्र नाम के अपने उपग्रह से। और डीआरडीओ की बात करें जिसने इस उपग्रह यानी कि सैटेलाइट को बनाया है। देखिए, डीआरडीओ का पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसका मुख्यालय आपका डीआरडीओ भवन नई दिल्ली में स्थित है। छठवां प्रश्न की हाल ही में किस व्यक्ति को श्रीलंका क्रिकेट के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो देखिए, श्रीलंका क्रिकेट के निदेशक बनाए गए हैं टॉम मूडी। देखिए, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ऑलराउंडर टॉम मूडी जो हैं इनको श्रीलंका का क्रिकेट निदेशक बनाया गया है। यानी कि ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं टॉम मूडी। और श्रीलंका ने अभी हाल ही में मूडी के साथ 3 साल का एक अनुबंध किया है। यानी कि जो आपके टॉम मूडी हैं ये 3 साल के लिए जो इन्होंने इस पदभार को ग्रहण किया है। और इनको एक अनिवार्यता दी गई है, भैया देखो 3 साल के लिए तुम अपॉइंट हो रहे हो लेकिन 300 दिन तुमको काम भी करना है, ये अनिवार्य है। ठीक है। सातवां प्रश्न है कि सरकार ने किस आईआईटी के सहयोग से गेमिंग और अन्य संबंधित क्षेत्रों में सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाने का निर्णय लिया है। तो देखिए, भारत सरकार ने जो आपका आईआईटी बॉम्बे है, ठीक है, तो आईआईटी बॉम्बे के सहयोग से गेमिंग और अन्य संबंधित क्षेत्रों में सेंटर ऑफ एक्सेलेंस स्थापित करने के लिए एक जो है समझौता किया है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। देखिए, समझौते वाले प्रश्न भी याद रखा कीजिए, किसके साथ भारत सरकार ने क्या समझौता किया। और आठवां प्रश्न की हाल ही में किसने ढाका में भारतीय उच्चायोग के नए सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन किया। तो देखिए, ढाका जो है ये बांग्लादेश की राजधानी है और बांग्लादेश की राजधानी ढाका में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अभी हाल ही में भारतीय उच्चायोग के नए सांस्कृतिक केंद्र का जो है उद्घाटन किया है। नवा प्रश्न की हाल ही में किसे शेरेविक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है।
तो देखिए प्रधानमंत्री मोदी को अभी हाल ही में सम्मान दिया गया है सेरेविक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड 2021 के रूप में, ठीक है। यानी कि सेरावीक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड 2021 उसको दिया गया प्रधानमंत्री मोदी को। देखिए जो आपका ये सेरावीक है, ठीक है, इसको दुनिया का प्रमुख वार्षिक ऊर्जा मंच माना जाता है। और अभी हाल ही में पीएम मोदी ने 1 से 5 मार्च के बीच में आयोजित इस सेरावीक सम्मेलन में मुख्य भाषण भी दिया था। सेरावीक की स्थापना 1983 में डैनियल येरगिन के द्वारा की गई थी और ये ह्यूस्टन में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। और देखिए जो आपका सेरावीक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड है, इसको 2016 में स्थापित किया गया था। और जो आपका ये सम्मेलन है सेरावीक सम्मेलन, जो कि हर साल कहाँ पे ह्यूस्टन में आयोजित होता है, ये सम्मेलन एक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण के भविष्य पर नेतृत्व की प्रतिबद्धता को जो है पहचानता है। 10वां प्रश्न है कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में शीर्ष 100 में कितने भारतीय विश्वविद्यालय शामिल हैं। तो देखिए क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में शीर्ष 100 में जो है कुल 12 भारतीय विश्वविद्यालय और शिक्षण संस्थान शामिल हैं। देखिए इस क्यूएस सब्जेक्ट रैंकिंग में भारत के जो शीर्ष 100 संस्थानों को जगह मिली है, तो इसमें जो है आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी खड़गपुर, आईआईएससी बेंगलुरु और आईआईएम गुवाहाटी, आईआईएम यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, जेएनयू और अन्ना विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय और ओपी जिंदल विश्वविद्यालय शामिल हैं। तो इन 12 शिक्षण संस्थानों के नाम आप याद रखिएगा। देखिए इसमें जो आईआईटी मद्रास है, इसने अपने पेट्रोलियम इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए 30वां रैंक हासिल किया है। इसमें आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी खड़गपुर ने खनिज में 41 और खनन इंजीनियरिंग के विषय में 44वां स्थान हासिल किया है इस रैंकिंग में। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर लीजिएगा। 11वां प्रश्न है कि 1 अप्रैल से दिसंबर 2020 के दौरान भारत ने कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की कितनी राशि आकर्षित की। तो देखिए 1 अप्रैल से दिसंबर 2020 के दौरान भारत ने जो है कुल 67.54 बिलियन अमेरिकी डॉलर की जो है कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि एफडीआई इसको हम शॉर्ट में कहते हैं, तो एफडीआई हासिल की है। अमाउंट याद रखिएगा। इस प्रश्न को ऐसे ही एक लाइन में भेजे में घुसा लीजिए, ऐसे ही हूबहू आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए सबसे खास होता क्या है, डाटा जो है ये किस तिथि से किस तिथि तक का होता है, ठीक है। तो 1 अप्रैल से दिसंबर 2020 के दौरान भारत में कुल कितना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित हुआ, 67.54 बिलियन अमेरिकी डॉलर का। 12वां प्रश्न की वैज्ञानिकों ने किस राज्य में अल्पाइन पौधे की एक नई प्रजाति की खोज की है। तो देखिए अभी हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने अरुणाचल प्रदेश में अल्पाइन पौधे की एक नई प्रजाति की खोज की है। देखिए एक जो है जर्नल था, ठीक है, इसमें पब्लिश हुआ कि भारत के 3 संस्थानों के वैज्ञानिक के एक समूह ने जो है अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में अल्पाइन पौधे की एक नई प्रजाति की खोज की है। और जो ये नई प्रजाति है ये हिमालयन सूरजमुखी परिवार की है। इस प्रजाति को इंडिको क्रेमथोडियम पौधे की प्रजाति कहते हैं, जो कि आमतौर पर जुलाई से अगस्त तक खिलती है। इसे अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले के पेंगाटेंग सो झील के पास जो है खोजा गया है हाल ही में। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और अब हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन टॉपिक। देखिए आज क्वेश्चन टॉपिक का पहला प्रश्न आपके लिए, किस व्यक्ति को ऑस्ट्रेलिया के लिए भारत का अगला उच्चायुक्त अपॉइंट किया गया, बताइए। दूसरा कि भारतीय सुरक्षा बलों के सम्मान में हर साल किस तिथि को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, बताइए। और तीसरा कि हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 के 10वें संस्करण के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, बताइए। और चौथा कि हाल ही में किस व्यक्ति को सीआरपीएफ डीजी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया, बताइए। पांचवा कि इजराइल में संयुक्त अरब अमीरात के पहले राजदूत कौन बने, बताइए। और आज मैं आपको कल के क्वेश्चन का आंसर नहीं बता पाऊंगा, कल मैंने प्रश्न नहीं पूछा था, तो आज वाला जो है मैं कल बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कैसा लगा आपको ये वीडियो। शेयर भी कर दीजिएगा, जो लोग नए वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे।